इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार। दिल्ली में शरद पवार के घर पर पिछले सवा घंटे से एनसीपी के 5 बड़े नेताओं की मीटिंग चल रही है। अगले 24 घंटे के अंदर महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर बहुत बड़ा फैसला हो सकता है। दिल्ली और मुंबई के बीच हॉटलाइन ऑन है। शिवसेना ने नए रास्ते का संकेत देकर महाराष्ट्र में परिवर्तन का रास्ता खोल दिया है। क्या महाराष्ट्र में असल परिवर्तन होने जा रहा है? हमारी इस रिपोर्ट में कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जिनसे मुंबई का पैसा वसूल दंगल पूरी तरह समझ में आएगा। उद्धव ठाकरे, शरद पवार, अनिल देशमुख, संजय राउत और परमबीर सिंह। 100 करोड़ की वसूली कांड का अंजाम क्या होगा, इसे समझने के लिए इन 5 किरदारों के रोल, उनकी लाइन और पॉलिटिक्स को अच्छे से समझना जरूरी है। महाराष्ट्र का गृह मंत्री मुंबई पुलिस के अफसरों से वसूली कराता है और पुलिस कमिश्नर के पद से हटाया गया। आईपीएस ऑफिसर चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखकर होम मिनिस्टर का कच्चा चिट्ठा खोलता है। वसूली कांड के सुलगते हुए शोलों पर ठंडा पानी डालने के लिए ठाकरे सरकार के क्रिएटर, लीड एक्टर और चीफ डायरेक्टर शरद पवार दिल्ली में मीडिया के सामने ये इलेक्शन आरोप है। इससे पहले क्यों नहीं लगा ये भी बता सकते सामने। सडनली जब उनको पता लगा कि उनको मुंबई पुलिस से हटाकर होमगार्ड को जाना होगा, तब शायद ये बात उन्होंने सामने की। शरद पवार ने वसूली कांड का सारा ठीकरा मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह के सिर फोड़ा और सचिन वाजे को दोबारा नौकरी पर रखने का दोषी भी उन्हें ही बताया। कि वाजे को रीइंस्टेट करने में कुछ इनिशिएटिव इसमें जिन लोगों ने ली, इसमें एक सीपी का नाम है। वहाँ जो कमेटी थी, ये कमेटी हेड कर रहे थे एक सीपी। तो 16 साल के बाद वाजे को सर्विस में लाने में कुछ न कुछ इसमें हिस्सा उनका है और आने के बाद उनको सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट सेंसिटिव जॉब दिया, वो भी काम उनसे हुआ है। जहाँ तक मुझे बताया गया, इसमें गवर्नमेंट में यानी आइदर होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, इनका उनको रीइंस्टेट करने में कोई रोल नहीं है। परमबीर सिंह के बारे में शरद पवार की इस लाइन में महाराष्ट्र की नई पॉलिटिकल बाजी के बीच छिपे। शरद पवार फ्रंट फुट पर खेलने वाले नेता हैं। अपनी पार्टी के गृह मंत्री अनिल देशमुख को बचाने के लिए पवार बैकफुट पर आने को राजी नहीं है। शरद पवार ठाकरे सरकार को सुरक्षित बताते हैं, लेकिन बैटिंग वसूली कांड वाले गृह मंत्री अनिल देशमुख के लिए करते हैं। एनसीपी सुप्रीमो ने 100 करोड़ की उगाही कराने वाले अनिल देशमुख से तुरंत इस्तीफा लेने की पॉसिबिलिटी जीरो कर दी है। देशमुख के बारे में पवार का बयान आपको दिखाएंगे, मगर उससे पहले मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह के बारे में शिवसेना के सांसद संजय राउत का लेटेस्ट बयान देख लीजिए। ते माजी पोलीस आयुक्त आहेत। एका विशिष्ट प्रकरणात त्यांना पदावरून जावं लागलेलं आहे। ते एक उत्तम अधिकारी होते। मी त्यांच्याविषयी व्यक्तिगत काही बोलणार नाही। त्यांनी आतापर्यंत उत्तम सेवा बजावलेली आहे। शरद पवार जिस परमबीर सिंह को भ्रष्ट बताते हैं, दागी अफसर बताते हैं, जिस परमबीर सिंह को पवार सचिन वाजे केस में दोषी समझते हैं, उसी परमबीर सिंह को संजय राउत अच्छा ऑफिसर बताते हैं। संजय राउत उद्धव ठाकरे के प्रवक्ता भी हैं, सांसद भी हैं और नंबर 1 सलाहकार भी। ठाकरे ने राउत को पवार से बात करने के लिए दिल्ली भेजा, लेकिन पवार के साथ मीटिंग से पहले ही राउत ने महाराष्ट्र के मंत्रियों को पैर जमीन पर रखने की नसीहत दे डाली। एका पत्रामुळं त्याच्या आधी त्या एका पोलीस फौजदारामुळे सरकारवर नक्कीच शिंतोडे उडालेले आहेत। हे मान्य करण्यातला एक मोठेपणा माझ्याकडे आहे, कारण मी त्या सरकारचा चारण्याचा चहाचा उशाळा नाही।
याच्यामुळे नक्कीच सरकारवरती शिंतोडे उडालेले आहेत. यातून हे कसं धुवून काढायचं, स्वच्छ प्रतिमेने कसं बाहेर आलं पाहिजे, या संदर्भात सगळ्यांनी एकत्र बसून निर्णय घेतला पाहिजे. जसं मगाशी म्हणालो की प्रत्येकाने आपले पाय जमिनीवर आहेत काय पाहायला हवं. जमीन पर पैर रखने की संजय राउत की नसीहत किसी और के लिए नहीं, 100% अनिल देशमुख के लिए है. मुंबई पुलिस के अफसरों से हर महीने 100 करोड़ की उगाही कराने वाले देशमुख के लिए शरद पवार किस तरह कवच बनकर खड़े हैं, ये देख लेते हैं. बात ऐसी कि उनका इस्तीफा लेना या इन बारे में ये डिसीजन डेफिनेटली मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, वो लेंगे. हमसे बात करने के बाद लेंगे, हम इस पर डिस्कस करेंगे. मैं अभी आगरा से आया हूँ, मैंने किसी के साथ बात भी नहीं की. जरूर ये सब इशू और इसका इन्फॉर्मेशन देखने के बाद जो 2-3 अल्टरनेटिव हमारे सामने आ सकते हैं, इसमें आप जो कहते हैं ये भी आ सकता है, मगर ऐसी बात हमने तय नहीं अभी तक की. शिवसेना परमवीर सिंह के साथ है, एनसीपी परमवीर सिंह के खिलाफ है. शिवसेना के नेता अनिल देशमुख को हटाना चाहते हैं, एनसीपी के नेता अनिल देशमुख को बचाना चाहते हैं. शिवसेना और एनसीपी के टकराव का एक बड़ा फायदा यह हुआ कि मुंबई पुलिस कैसे लूट मचाती है, किस तरह वसूली करती है, ये पूरी तरह एक्सपोज हो गया. ये भी पता चल गया कि बड़े बड़े नेता कैसे एक औजार की तरह पुलिस का इस्तेमाल करते हैं. उद्धव ठाकरे और शरद पवार अब तक एक टीम बनाकर खेल रहे हैं. ठाकरे जिस टीम के कप्तान हैं, पवार उस टीम के कोच हैं. लेकिन संजय राउत का ये ट्वीट कुछ दूसरे इशारे कर रहा है. सुबह सुबह गुड मॉर्निंग मैसेज के साथ संजय राउत ने जावेद अख्तर को कोट करते हुए 2 लाइनें लिखी. हमको तो तलाश बस नए रास्तों की है, हम हैं मुसाफिर ऐसे जो मंजिल से आए हैं. संजय राउत इस तरह की शेरो शायरी तब किया करते थे जब महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने वाली थी. राउत अब दोबारा नए रास्तों की तलाश की बात कर रहे हैं. उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन शरद पवार की मर्जी के बगैर कोई फैसला नहीं कर सकते. संजय राउत जिस नए रास्ते और मंजिल की बात कर रहे हैं, क्या उसमें शरद पवार का रोल कुछ अलग होगा? क्या शिवसेना अपने रास्ते अलग करेगी या रास्ते अलग करने का डर दिखाकर ठाकरे पवार से अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा स्पेस झटक लेना चाहते हैं? इन सवालों के जवाब जानने से पहले बीजेपी का इक्वेशन समझना जरूरी है. महाराष्ट्र में बीजेपी का समीकरण क्या हो सकता है, इसका संकेत केंद्रीय मंत्री और आरपीआई नेता रामदास अठावले ने दिया है. संजय राउत जी ने बताया वो रास्ते की तलाश में है, तो जो रास्ता आपने तय किया है वो नहीं है सही. जो रास्ता आपने तय किया है वो नहीं है सही. आप बहुत ही अच्छे थे, जहाँ बोले थे वहीं. तो अगर आपको रास्ता की तलाश है तो रास्ता तैयार है, रास्ता हम तैयार है. लोग बीजेपी, शिवसेना और आरपीआई मिलकर हम सरकार बना सकते. आज भी टाइम नहीं गया है. रामदास अठावले ने ठाकरे को जो न्योता दिया है, महाराष्ट्र में इसकी संभावना को कोई भी खारिज नहीं करता. एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार चला रही शिवसेना हिंदुत्व की लाइन पर बीजेपी की नेचुरल पार्टनर है. करप्शन के मुद्दे पर शिवसेना के लिए महाविकास आघाड़ी गठबंधन तोड़कर एनडीए में लौट जाना एक विकल्प हो सकता है. इतना तो तय है कि 100 करोड़ की वसूली पर एक्स पुलिस कमिश्नर की चिट्ठी के पीछे सिर्फ देशमुख और परमवीर सिंह का टकराव नहीं. मामला मुंबई पुलिस पर किसका कब्जा हो, इसका है. मुंबई पुलिस शिवसेना के कहने से चले या एनसीपी के, असल झगड़ा ये है. टकराव शरद पवार और उद्धव ठाकरे का है. 100 करोड़ के वसूली कांड पर बीजेपी के 2 बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. दिल्ली में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और मुंबई में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस. बीजेपी उद्धव ठाकरे के नाम पर सॉफ्ट है और पवार के नाम पर हार्ड. बीजेपी के टारगेट पर 2 ही नाम सबसे आगे हैं, अनिल देशमुख और शरद पवार. शरद पवार जी वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन उनकी भूमिका पर भी बहुत गंभीर संदेह उठ रहे हैं. परमवीर ने, एक्स पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि मैं शरद पवार को भी ब्रीफ करता था.
क्या ब्रीफिंग होती थी? शरद पवार तो सरकार के अंग नहीं है, आपको मालूम है। शरद पवार ठीक है, बड़े नेता हैं, लेकिन वो कोई गवर्नमेंट के पार्ट नहीं है। तो एक पुलिस कमिश्नर उनको ब्रीफ कर रहा था और ये भी ब्रीफ किया कि पैसे मांगे जा रहे हैं। तो शरद पवार इतने बड़े नेता, उन्होंने कार्रवाई क्या की? तो दो सवाल उठते हैं। पहला सवाल, किस कैपेसिटी में ब्रीफ कर रहे हैं शरद पवार को, जो कि सरकार के पार्ट नहीं है? और दूसरा, अगर इतने गंभीर आरोप के बारे में ब्रीफ कर रहे हैं तो शरद पवार जी ने अपने स्तर पर क्या कार्रवाई की? शरद पवार मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर जूलियो रिबेरो के नेतृत्व में जांच कराना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी की डिमांड है पहले देशमुख का इस्तीफा हो तभी कोई जांच हो। जूलियो रिबेरो जी बहुत आदरणीय व्यक्तित्व है, पुलिस महकमे में उनका नाम बड़ा है, उनकी उम्र भी काफी है, अनुभव भी बड़ा है। पर मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि वे तो कहते हैं कि इस पूरी घटना की जांच करें, तो केवल परमवीर सिंह की जांच करें या घटना के एक मुख्य किरदार महाराष्ट्र के गृह मंत्री की भी जांच करें? और अगर महाराष्ट्र के गृह मंत्री की जांच करना है तो क्या सर्विंग गृह मंत्री की जांच एक रिटायर्ड 10, 12, 15 साल पहले, 20 साल पहले जो रिटायर्ड हुए ऐसे डीजी कर सकते हैं क्या? 100 करोड़ की हफ्ता वसूली कांड में कांग्रेस यूं ही बदनाम हो रही है। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। राहुल गांधी की पार्टी ने बीजेपी पर सरकार गिराने के आरोप मढ़े, लेकिन कांग्रेस के ही बागी नेता संजय निरुपम ने शरद पवार पर अलग लाइन ले ली है। गृह मंत्री अपने सरकारी घर में बैठकर हफ्ता वसूली का रैकेट चला रहे हैं। ये छोटा मोटा मामला नहीं है। तत्काल गृह मंत्री को हटाना पड़ेगा और एक विस्तृत जांच करनी पड़ेगी। क्या माननीय शरद पवार जी, जो इस सरकार के शिल्पकार कहे जाते हैं, इसी दिन के लिए बनाए थे सरकार कि सामान्य व्यापारियों से, नागरिकों से डरा के, धमका करके उनसे पैसा वसूलने का एक रैकेट चलाया जाए? अब तक हम सिर्फ सुनते थे कि मुंबई में उगाही होती है, पुलिस भी हफ्ता वसूली करती है, मगर सबूत कोई नहीं देता था। परमवीर सिंह ने 8 पेज और 23 पॉइंट की चिट्ठी में सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर पुलिस वालों को अपने घर बुलाकर 100 करोड़ की वसूली करने का टारगेट देते थे। रेस्तरां वालों से, बार मालिकों से कैसे पैसे वसूल करने हैं ये भी मंत्री जी समझाते थे। उद्धव ठाकरे की सरकार के मंत्री पर आरोप लगे तो एमएनएस के राज ठाकरे को भी लगा कि मुद्दा बड़ा है, जिस पर उनका बोलना जरूरी है। राज ठाकरे इस नेशनल मुद्दे पर बात करने आए तो मराठी की जगह हिंदी में बोले। हम लोग पहले सुनते थे, सोचते थे कि बम टेररिस्ट लगाते हैं, लेकिन अभी पता चला बम पुलिस लगाते हैं। पुलिस बम रखते हैं और कोई भी पुलिस हो, पुलिस कमिश्नर हो या और कोई भी हो, किसी की भी हिम्मत नहीं होगी किसी के इंस्ट्रक्शन के बिना कि पुलिस ये काम करे। उनको जरूरत भी नहीं है। ऐसे कभी आज तक महाराष्ट्र में हुआ नहीं। जिन्हें बाहर की जो स्टेट्स है वो आज तक महाराष्ट्र का एग्जाम्पल देते हैं। हम लोग कहते थे कि भाई स्कॉटलैंड यार्ड की जो पुलिस है उसके बाद मुंबई की पुलिस आती है। मुझे लगता है दुनिया भर में कहीं भी आप जाओ, किसी भी देश में जाओ, मुंबई पुलिस जैसी कोई पुलिस नहीं है। उन लोगों की, इन राज्यकर्ताओं ने, इन पॉलिटिशियंस ने ये हालत कर दी है। तो अभी तो मुंबई पुलिस कमिश्नर ने कहा है वो जो गृह मंत्री रहते हैं, होम मिनिस्टर जो होते हैं, वो राज्य के होते हैं। बाकी मुझे नहीं पता अभी तक कि बाकी के जो शहर है, वहां के जो कमिश्नर है, उनको क्या बताया है। 100 करोड़ की वसूली कांड में एक को छोड़कर बाकी सारे किरदार बोल रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने अब तक इस मुद्दे पर मुंह नहीं खोला, जबकि चीफ मिनिस्टर होने के नाते सबसे बड़ी जिम्मेदारी उद्धव की ही बनती है। उद्धव फिलहाल अपनी सियासत का गुणागणित समझ रहे हैं, फायदा और घाटा तोल रहे हैं। जब फायदा ज्यादा दिखेगा तो चीफ मिनिस्टर भी बोलेंगे, तब तक ठाकरे को खामोशी ही सही लगती है। नेता चाहे चुप्पी साधे हो, लेकिन एंटीलिया से मनसुख मर्डर केस तक जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उससे यह बात पुख्ता हो गई है कि सचिन वाजे का भी कोई मास्टर है जिसके इशारे पर उसने यह सब कुछ किया है। महाराष्ट्र एटीएस ने भी इस बात की तस्दीक की है। सचिन वाजे की पहुंच महाराष्ट्र के गृह मंत्री तक थी।
सचिन वाजे फर्जी एनकाउंटर करने वाले पुलिस वालों की भी मदद ले रहा था। सचिन वाजे के हिटमैन भी अब पकड़े जा चुके हैं। ये बात साफ हो गई है कि सचिन वाजे अकेला नहीं था। सचिन वाजे के दो बहुत ही भरोसेमंद साथी इस केस में शामिल थे। सचिन वाजे के साथ साथ इन दोनों का भी मनसुख हिरण के मर्डर में हाथ था। और अब शक इस बात का है कि सचिन वाजे के ये दोनों हिटमैन इंटीलिया के बाहर विस्फोटक रखने की साजिश में भी एक्टिव थे। एक है नरेश धारे। 31 साल का नरेश धारे क्रिकेट सट्टेबाजी करता है, उसे नरेश बुकी के नाम से जानते हैं। दूसरा है विनायक शिंदे, उम्र 55 साल, एक फर्जी एनकाउंटर केस में उम्र कैद काटने वाला कांस्टेबल है और अभी पैरोल पर बाहर था। ये दोनों सचिन वाजे के लगातार संपर्क में थे। कोर्ट ने दोनों गिरफ्तार आरोपियों को एटीएस की कस्टडी में भेज दिया है। एटीएस की कोशिश है कि अगले 24 घंटों में दोनों आरोपियों से पूछताछ करके इस हत्या की साजिश कैसे रची गई और कौन लोग इसमें शामिल थे और किस तरह से हत्या के बाद बॉडी को डिस्पोज किया गया, उसको लेकर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी खंगाली जाए। साथ ही मनसुख की चैन, घड़ी, अंगूठी जैसी जो चीज़ें थी उसे कहाँ ठिकाने लगाया गया, उसके बारे में भी एटीएस जानने की कोशिश करेगी। क्या सिर्फ ये दोनों थे या सचिन वाजे और लोगों की भी मदद ले रहा था? नरेश बुकी वो शख्स है जिसने सचिन वाजे और विनायक शिंदे दोनों को कई सिम कार्ड सप्लाई किए थे। बताया जा रहा है कि उन्हीं सिम कार्ड का इस्तेमाल इंटीलिया के बाहर विस्फोटक रखने से लेकर मनसुख की हत्या के दौरान किया गया। इसके अलावा इस हत्याकांड का सूत्रधार कौन था, इस बात की तरफ भी एटीएस साफ तौर पर इशारा कर रही है कि मुख्य आरोपी सचिन वाजे भले ही हैं, लेकिन इस हत्याकांड का सूत्रधार कोई और शख्स है और उसकी भी तलाश की जा रही है। जबकि गिरफ्तार दोनों आरोपियों के पास से 3 मोबाइल फ़ोन और 8 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये जो सिम कार्ड हैं ये गुजरात के हैं, यानी कि इस पूरे हत्याकांड मामले की साजिश अब मुंबई, महाराष्ट्र से निकलकर गुजरात तक पहुंचती दिखाई दे रही है। इस पूरे केस में विनायक शिंदे का रोल बहुत ही खतरनाक बताया जा रहा है। एक तरह से वो सचिन वाजे के हिटमैन के तौर पर काम कर रहा था। नरेश बुकी और विनायक शिंदे ये दोनों सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। सचिन वाजे पहले से ही एनआईए की हिरासत में है। विनायक शिंदे और सचिन वाजे की क्रिमिनल जुगलबंदी को बहुत ही गंभीरता से समझने की जरूरत है। आपको पता चलेगा कि सचिन वाजे कितने खतरनाक लोगों के साथ मिलकर काम कर रहा था। मुंबई से विनायक शिंदे साल 2006 में हुए लखन भैया फर्जी एनकाउंटर मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा था। पिछले साल ही वो पैरोल पर बाहर आया। विनायक शिंदे तब मुंबई के डीएन नगर पुलिस स्टेशन में तैनात था। इस केस में 15 पुलिस वाले गिरफ्तार हुए थे और इनमें दोषी पाए गए एक इंस्पेक्टर प्रदीप सूर्यवंशी से विनायक शिंदे और सचिन वाजे के करीबी ताल्लुकात थे। विनायक शिंदे जब पैरोल पर जेल से बाहर आया तो वो सीधे सचिन वाजे से दोबारा संपर्क में आया। विनायक शिंदे सचिन वाजे के वो तमाम गैरवाजिब काम करने लगा जो सचिन वाजे पुलिस की वर्दी पहनकर नहीं कर सकता था। अब बताया जा रहा है कि सचिन वाजे ने ही विनायक शिंदे को मनसुख हिरण को ठिकाने लगाने के लिए कहा था और इन दोनों ने इसके लिए नरेश बुकी की मदद भी ली थी। सचिन वाजे की वजह से विनायक शिंदे पैरोल पर कैसी बेखौफ जिंदगी गुजार रहा था, अब वो समझिए। बताया जा रहा है कि मनसुख के मर्डर से एक दिन पहले विनायक शिंदे ने अपने फेसबुक पर एक ब्रांड न्यू वैगन आर कार खरीदने की फोटो पोस्ट की थी, लेकिन बाद में डिलीट कर दी। अब सोचने वाली बात यह है कि एक पुलिस वाला जो उम्र कैद की सजा काट रहा है, पैरोल से छूटकर बाहर आने के बाद एक महंगी कार खरीदता है। आखिर उसके पास ये लाखों रुपए आए कहां से, ये बड़ा सवाल है। सूत्रों के मुताबिक इस केस में 4 और लोग हैं जो फरार हैं, लेकिन एटीएस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। इस बात की जांच की जा रही है कि विनायक शिंदे के पास लाखों रुपए कहां से आए, सचिन वाजे को सिम कार्ड क्यों दिए गए, इसकी भी जांच चल रही है। ये भी पता लगाया जा रहा है कि क्या विनायक की वैगन आर कार का मनसुख की हत्या से कोई कनेक्शन है।
अब तक के इन्वेस्टिगेशन में सचिन वाजे से जुड़ी 5 कारों का खुलासा हो चुका है। मुमकिन है कि अब छठी कार के तौर पर विनायक शिंदे की वैगनआर कार भी इसमें शामिल हो जाए। हालांकि इस केस में अभी कई बड़े खुलासे होना बाकी है, क्योंकि अब मनसुख मर्डर केस की जांच भी एनआईए के पास है। एंटीलिया के बाहर विस्फोटक रखने से लेकर मनसुख के मर्डर तक कितनी कार इस्तेमाल हुई, सचिन वाजे इस दौरान कौन सी कार चला रहा था, किसमें मीटिंग कर रहा था, बहुत से सवाल हैं। सचिन वाजे के लिए किस कार में जिलेटिन लाया गया, किस कार में सचिन वाजे और मनसुख की मीटिंग हुई, कार सचिन वाजे की थी या किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड थी। अब तक एंटीलिया केस के पास विस्फोटक रखने से लेकर मनसुख के मर्डर तक 5 गाड़ियों के इस्तेमाल की बातें सामने आई हैं। पहली है स्कॉर्पियो जिसमें विस्फोटक प्लांट किया गया, दूसरी है सफेद इनोवा, मुंबई पुलिस की ये कार रेकी के लिए इस्तेमाल की गई, तीसरी है पहली वाली काली मर्सिडीज जिसमें 5 लाख रुपए कैश और केरोसिन मिला है, चौथी है लैंड क्रूजर, इस गाड़ी में जिलेटिन विस्फोटक लाया गया, और पांचवी है एक और मर्सिडीज जिसमें सचिन वाजे और मनसुख हिरेन की मुलाकात हुई थी। इन कारों से लेकर नरेश बुकी और विनायक शिंदे का क्या रोल है, ये भी जांच का एंगल होगा। सवाल ये है कि क्या नरेश बुकी और विनायक शिंदे उस दिन सचिन वाजे के साथ थे जब मर्सिडीज में उसकी मनसुख हिरेन से मुलाकात हुई थी। ये घटना 17 फरवरी की है, जब एक स्कॉर्पियो गाड़ी ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से चोरी हुई थी और मनसुख हिरेन ने इस गाड़ी की चाबी सचिन वाजे को सीएसटी रेलवे स्टेशन के सामने दी थी। सवाल ये उठता है कि क्या उस वक्त नरेश और विनायक शिंदे सचिन वाजे और मनसुख हिरेन के साथ थे? जाहिर है इस मामले में विनायक शिंदे, नरेश बुकी और सचिन वाजे को साथ बिठाकर पूछताछ करने की जरूरत है और इस तरह बहुत से राज खुल सकते हैं, क्योंकि सचिन वाजे लगातार इन दोनों की मदद ले रहा था। एंटीलिया केस से मनसुख के मर्डर तक इस मामले में 3 तारीखें बहुत अहम हैं। 17 फरवरी यानी जब स्कॉर्पियो चोरी होने की रिपोर्ट मनसुख ने दर्ज कराई, फिर 25 तारीख को एंटीलिया के सामने विस्फोटक मिलना और उसके बाद 4 और 5 मार्च के बीच मनसुख का मर्डर। पहले मनसुख ने बताया था कि उसकी स्कॉर्पियो गाड़ी चोरी हुई थी। देखा जाए तो यह सचिन वाजे की ही प्लानिंग का हिस्सा था। अब तक की जांच में पता चला है कि सचिन वाजे ने ही मनसुख से ऐसा करने के लिए कहा था। 17 फरवरी को सचिन वाजे ने मनसुख को सीएसटी स्टेशन के नजदीक जीपीओ के पास बुलाया था। वहां पर सचिन वाजे की मर्सिडीज में ही मनसुख के साथ 10 मिनट तक सचिन वाजे की मीटिंग हुई। इसी मीटिंग के दौरान मनसुख ने अपने स्कॉर्पियो कार की चाबी सचिन वाजे को दे दी। दरअसल सचिन वाजे नहीं चाहता था कि चाबी देते हुए मनसुख को कोई देख सके। मनसुख ने अपने स्कॉर्पियो गाड़ी ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर पार्क की और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस तक जाने के लिए उसने एक प्राइवेट कैब का इस्तेमाल किया। इस दौरान सचिन वाजे ने मनसुख को 6 बार फोन किया था। वाजे ने मनसुख हिरेन को पहले क्राइम ब्रांच आने के लिए कहा था, लेकिन बाद में फोन आया कि वो सीएसटी आ जाए, क्योंकि अगर क्राइम ब्रांच आते हैं तो एक तो विटनेस तैयार हो जाएगा और दूसरा इन दोनों की मुलाकात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाएगी। जांच में पता चलेगा कि क्या सचिन वाजे ने विनायक शिंदे या नरेश बुकी की मदद से स्कॉर्पियो गाड़ी को विक्रोली से उठवाकर अपनी ही साकेत सोसाइटी में पार्क करवा दी थी। जब इस पूरे केस की जांच शुरू हुई तो सचिन वाजे ने ही अपनी सोसाइटी की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली ताकि ये सबूत भी मिटा दिया जाए। एनआईए भी अब इन सभी गाड़ियों में मर्सिडीज को लेकर इस बात की जांच कर रही है कि क्या इसका रोल मनसुख के मर्डर में है। क्या वाजे ने मर्सिडीज कार में मनसुख को बिठाया और खुद हत्या की या इसमें कोई और शामिल हुआ? क्या वाजे मर्सिडीज कार में अपने साथ पहले से विनायक शिंदे को लाया था या खुद को तावड़े बोलकर मनसुख को कॉल किया था? या वाजे ने मनसुख को बाद में विनायक शिंदे और नरेश बुकी को सौंप दिया था? ये सब बातें मर्सिडीज में हुई होंगी, इसी को लेकर जांच चल रही है। लेकिन इस वक्त मर्सिडीज के अलावा वैगनआर ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि विनायक शिंदे ने इस कार के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीर पोस्ट की थी और बाद में हटा भी ली। 5 कारों का पर्दाफाश होने के बाद में अब छठी कार का पता चला है।
दरअसल छठी कार के बारे में बताया जा रहा है कि वैगनआर कार है। अब एटीएस उस कार की तलाश कर रही है, क्योंकि गुंजाइश यही है कि इस वैगनआर कार का मनसुख की हत्या से ताल्लुक हो सकता है। ये तो मनसुख मर्डर केस की बात है, लेकिन एंटीलिया में तो लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल हुआ है। अब लैंड क्रूजर की जांच पर भी सबकी नजरें हैं। बताया जा रहा है कि लैंड क्रूजर से ही जिलेटिन लाया गया और फिर उसे स्कॉर्पियो गाड़ी में रखा गया। लैंड क्रूजर कार मुंबई के बोरीवली आरटीओ में रजिस्टर्ड है। यह गाड़ी शिवसेना से जुड़े भोसले परिवार की है, लेकिन उन्होंने इंडिया टीवी को बताया है उन्होंने ये कार OLX पर बेच दी थी और वो सचिन वाजे को नहीं जानते। NIA के सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि सफेद रंग की लैंड क्रूजर कार का इस्तेमाल जिलेटिन को कैरी करने के लिए हुआ था। CFSL की टीम ने इन सभी कारों की कई घंटों तक जांच की है और इस पूरे क्राइम में लैंड क्रूजर कार का रोल बहुत ही अहम बताया जा रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि मर्सिडीज से लेकर लैंड क्रूजर तक ये सभी गाड़ियां सेकंड हैंड कार खरीदने वाली कंपनियों या दूसरी एजेंसियों को बेची गई, लेकिन इन तक सचिन वाजे की पहुंच थी या तो इन गाड़ियों को वो खुद चला रहा था या फिर विनायक शिंदे के जरिए वो इनको क्राइम में इस्तेमाल कर रहा था। सचिन वाजे को एंटीलिया के बाहर चलाकर क्राइम सीन का रिक्रिएशन कराया जा चुका है। सचिन वाजे का एक एक कदम, सचिन वाजे का एक एक मूव, सचिन वाजे का एक एक एक्शन NIA ने सब रिकॉर्ड कर लिया है। अब विनायक शिंदे और नरेश बुकी को लेकर भी ऐसा रिक्रिएशन मनसुख मर्डर केस में हो सकता है और इसमें सचिन वाजे को भी शामिल किया जाएगा, क्योंकि सचिन वाजे दोनों ही क्राइम में एक्टिव था। उसका पॉलिटिकल बॉस चाहे कोई हो, लेकिन ग्राउंड लेवल पर वही ऑपरेट कर रहा था या विनायक शिंदे और नरेश बुकी के जरिए अपने काम करवा रहा था। वैसे एक वीडियो को लेकर सचिन वाजे और घिरता जा रहा है और ये मामला भी मनसुख की मौत से जुड़ा है। जिस दिन मनसुख हिरेन की डेड बॉडी कलवा क्रिक के पास मिली थी, उस दिन उनकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए कलवा के सरकारी अस्पताल में लाया गया था। मनसुख के घर वालों ने मनसुख की डेड बॉडी को इसलिए क्लेम नहीं किया था क्योंकि वो पूरे पोस्टमार्टम के वीडियो रिकॉर्डिंग की मांग कर रहे थे। उसी रात सचिन वाजे भी कलवा अस्पताल पहुंचा, कलवा अस्पताल के डॉक्टरों से मिला, मनसुख के घर वालों से मिला और कुछ देर रहने के बाद वो वहां से पुलिस की गाड़ी से वापस चला गया। इस वीडियो में उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझने की जरूरत है। उसके लिए जैसे सब कुछ सामान्य सा लग रहा है, जबकि वो मनसुख का करीबी था, उससे लंबी जान पहचान थी। वो टाइम था जब एंटीलिया के बाहर विस्फोटक के मामले की जांच कर रहे सचिन वाजे को हटाकर जॉइंट सीपी मिलिंद भारंबे ने जांच ACP नितिन अलुंकरे को दे दी थी। ऐसे में अस्पताल में पोस्टमार्टम के दिन सचिन वाजे का मौजूद रहना कई सारे सवाल खड़े करता है। एंटीलिया केस विस्फोटक से बढ़कर वसूली का केस बन चुका है। मामला सचिन वाजे से आगे बढ़कर परमबीर सिंह और अनिल देशमुख तक पहुंच चुका है, लेकिन इस केस में अब भी बहुत पानी बहना बाकी है और सचिन वाजे के लेवल पर कई नई बातें सामने आई। और परमबीर सिंह की चिट्ठी से महाराष्ट्र में आए सियासी संकट पर पवार के घर पर बैठक अभी भी जारी है। इस बीच पवार से मुलाकात के बाद संजय राउत ने क्या कहा, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।